नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी में खूब व्यस्त हैं। तैयारी आप सब टीजीटी की कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो, एलटी ग्रेड की कर रहे हो या फिर लेखपाल, पुलिस, होमगार्ड कुछ की भी तैयारी कर रहे हो। हर जगह ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण है मित्रों। आज है 16 जनवरी 2026। जो क्लास है, क्लास की महत्ता बहुत बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको बहुत सीरियस लीजिएगा। एकदम की फैक्ट्स है, हल्के मत लीजिएगा, रिवीजन के तौर पे लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल का एक सूची दिया गया है। एक साइड में स्थल का नाम है, दूसरी साइड में नदी का तट है, किस तट पे स्थित है, उत्खननकर्ता कौन रहे और किस वर्ष में इसका उत्खनन हुआ है। जैसे हड़प्पा की बात आती है तो हड़प्पा से नदी भी पूछा गया है, रावी नदी के किनारे स्थित है। उत्खननकर्ता भी पूछा गया, दयाराम साहनी है। किस वर्ष इसका उत्खनन हुआ? 1921 में हुआ। 1921 में इसका उत्खनन दयाराम साहनी जी के द्वारा रावी के तट पे किया गया। ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। दूसरा स्थल आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है मित्रों। इसका उत्खननकर्ता के रूप में रखालदास बनर्जी जी का नाम आता है और इसका उत्खनन 1922 में हुआ है, 1922 में हुआ है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या लाशों का ढेर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। लोथल की बात आती है, तीसरा स्थल लोथल है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। RS राव साहब इसके उत्खनन करता है और 1957-58 में जो है लोथल का उत्खनन हुआ था। किसके द्वारा? SR राव के द्वारा, SR राव के द्वारा। ठीक है, आगे चलें। कालीबंगन की बात करते हैं, घग्गर नदी के किनारे स्थित है और अमलानंद घोष साहब इसको जो है उत्खनित करते हैं, यानी खुदाई का काम करवाते हैं। 1951-52 में कालीबंगा का उत्खनन हुआ था। और आगे चला जाए, रोपड़ की बात आती है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है मित्रों। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा फाइनली इसका उत्खनन कराया जाता है। 1953 से 1956 के आसपास रोपड़ का उत्खनन हुआ था। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। और आगे चलें, कोटदीजी की बात आती है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। फजल अहमद खां के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। 1953 में फाइनली इसका उत्खनन हुआ था। चनहुदड़ो की अगर बात आती है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है और NG मजूमदार साहब जो है इसके उत्खनन करता है। 1930-31 में चनहुदड़ो का उत्खनन NG मजूमदार साहब के द्वारा करवाया गया था। आगे चले, रंगपुर की बात आएगी। रंगपुर मादर नदी के किनारे आपका रंगपुर स्थित है और MS वत्स के द्वारा फाइनली रंगपुर का उत्खनन कराया गया था। 1931 में फाइनली रंगपुर का उत्खनन हुआ था। आलमगीरपुर की बात आती है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है मित्रों। यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा फाइनली इसका उत्खनन कराया गया था और 1958 में ये फाइनली उत्खनन हुआ था। 1958 में आलमगीरपुर का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा कराया गया था। और आगे चला जाए, अगला जो साक्ष्य आ रहा है, अगला जो स्थल आ रहा है, सोतका गेंडोर आ रहा है। सोतका गेंडोर दाश्क नदी के किनारे सोतका गेंडोर लोकेटेड है और RL स्टाइन के द्वारा इसका उत्खनन कराया जाता है। 1927 में इसका उत्खनन हुआ है। तो सोतका गेंडोर का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया? RL स्टाइन के द्वारा कराया गया। किस सन में? 1927 में। किस नदी के किनारे स्थित है? दाश्क नदी के किनारे स्थित है। आगे चलें, बनावली की बात कर लेते हैं। रंगोई नदी के किनारे आपका बनावली स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन कराया जाता है मित्रों और 1973-74 में बनावली का उत्खनन होता है। बनावली हरियाणा में है। ठीक है, और आगे चला जाए, धौलावीरा की बात आती है। धौलावीरा मनहर नदी के किनारे स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट साहब इसका भी उत्खनन करवाते हैं, धौलावीरा का भी। 1990-91 में फाइनली इसका उत्खनन होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ खास स्थल थे जिनके लोकेशन की बात आ गई, नदी की बात आ गई, सन की बात आ गई, किसको द्वारा इसका उत्खनन करवाया जाता है, यानी कौन इसका खुदाई करवाता है, इसके बारे में पता चल गया। अब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कैसा है, ये थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता का आप विस्तार देखेंगे तो आपको उत्तर साइड में चिनाब नदी के किनारे दिखाई देगा मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। आप दक्षिण की तरफ चलोगे, दैमाबाद दिखाई देगा महाराष्ट्र में। प्रवरा नदी के किनारे फाइनली ये दैमाबाद लोकेटेड है। आप पूरब की तरफ चलोगे, आलमगीरपुर मिलेगा, उत्तर प्रदेश, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और जब पश्चिम की तरफ चलोगे तो पश्चिम में सोतका गेंडोर है, बलूचिस्तान वाले हिस्से में। ये दाश्क नदी के किनारे फाइनली आपका लोकेटेड है। ये आपके हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी छोर हुआ। समझ में आ गया?
अगर समझ में आया है तो हड़प्पा सभ्यता का कुछ विस्तार भी देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, जैसे अफगानिस्तान की बात आती है, क्षेत्र है अफगानिस्तान, पुरास्थल महीने सुरतोघोई और मोंडीगाक यहां पे मिला है। बलूचिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान में हिस्सा मिलता है। सोतका गेंडोर है, सुदका को है, बालाकोट है और मेहरगढ़ है, यहाँ के पुरास्थल हैं बलूचिस्तान वाले हिस्से के। सिंध वाला हिस्सा जो ये भी पाकिस्तान वाला है, यहाँ मोहनजोदाड़ो है, चनहुदड़ो है, कोटदीजी है और जुदीर जोदड़ा है। तो ये आपके सिंध वाले हिस्से में आते हैं, ये इसके पुरास्थल हैं। पंजाब की अगर बात आती है पाक वाले हिस्से का, तो यहाँ पे हड़प्पा है, गेंद्रीवाल है, रहमान डेरी है, सराय खोला है और जलीलपुर के साथ गुमला भी है पुरास्थल, जो पंजाब वाले हिस्से में आता है, पाक वाला क्षेत्र। आगे पंजाब की बात करते हैं मित्रों, तो पंजाब रोपड़, संघोल और बाड़ा जो पुरास्थल है, ये पंजाब के हिस्से में आ जाते हैं, भारत वाले हिस्से के। हरियाणा की बात करते हैं, बनावली आता है, मिताथाल आता है, राखीगढ़ी आता है, बालू आता है और कुडाल आता है, ये सब हरियाणा के हिस्से में आ जाते हैं। जब राजस्थान की बात आती है, कालीबंगा हो गया, पीलीबंगा हो गया, ये राजस्थान के हिस्से में आते हैं पुरास्थल। उत्तर प्रदेश की बात आती है, आलमगीरपुर हो गया और हुलास का भी लेटेस्ट में खोज हुआ, तो हुलास और आलमगीरपुर पुरातात्विक स्थल हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता के उत्तर प्रदेश में। आगे चला जाए, गुजरात वाला हिस्सा देखा जाए तो गुजरात में कच्छ का रण हो गया, कच्छ का रण हो गया, धौलावीरा हो गया, सुरकोटदा हो गया, देसलपुर हो गया, खंबात की खाड़ी हो गई, रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, रोजदी हो गया, कुंतासी हो गया, नागेश्वर हो गया, प्रभास पाटन हो गया, तेलोद हो गया, नागवाड़ा हो गया, शिकारपुर हो गया, मेघम हो गया, भगत राव हो गया और जूनी कुरन हो गया। ये सब जो है गुजरात के हिस्से के पुरास्थल है। महाराष्ट्र का पुरास्थल दैमाबाद बहुत फेमस है, इन सबको आपको याद रखने की आवश्यकता है, परीक्षक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब नदियों के किनारे बसे हुए क्षेत्रों की बात ना करके हम फाइनली प्राचीन नाम देख लेते हैं, कौन सी नदी का पुराना नाम क्या रहा। नदियों के प्राचीन नाम क्या है, जैसे एक साइड में प्राचीन नाम दिया गया, एक साइड में वर्तमान यानी आधुनिक नाम दिया गया। बितिस्ता की बात आती है, प्राचीन नाम बितिस्ता है, वर्तमान में झेलम के नाम से जाना जाता है, आधुनिक नाम झेलम है। अस्कनी की बात आती है, चिनाब का बात जो है आधुनिक नाम चिनाब है और प्राचीन नाम आपका अस्कनी हो जाता है। बिपाशा की अगर बात करते हैं, बिपाशा प्राचीन नाम है, इसका जो आधुनिक नाम है व्यास नदी है। पारुषणी की बात आती है, प्राचीन नाम पारुषणी है, वर्तमान नाम जो है रावी है, जिसे आधुनिक नाम के नाम से जाना जाता है। और सातुर्द्री की अगर बात आती है, सतलज नदी का जो है प्राचीन नाम सातुर्द्री रहा है। कुंभा की बात करते हैं, काबुल का जो है आधुनिक नाम रहा है। और कुर्मों की बात करते हैं या कुर्म की बात करते हैं, तो कुर्रम का फाइनली ये आपका कौन सा नाम रहा, प्राचीन नाम रहा है कुम्रा। गोमती की बात करते हैं, गोमल आधुनिक नाम गोमल है और गोमती नदी को कहा जाता है। द्विद्वती की अगर बात आती है, घग्घर नदी या अच्छी नदी या फिर चितंग नदी का जो है प्राचीन नाम बैठता है। तो नाम याद रखिएगा, इसमें पारुषणी आप प्राबी नदी का नाम याद रखिएगा, इसमें अस्कनी आप चिनाब नदी का नाम याद रखिएगा, बितिस्ता यहां झेलम का याद रखिएगा और राबी यानी पारुषणी आप हर हाल में याद रखिएगा, परीक्षक दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। अब इसके बाद हम लोग प्रमुख बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं, कुछ खास खास बौद्ध संगीतियां, जिसमें से 4 बौद्ध संगीतियां बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक साइड में संगति है, दूसरी साइड में स्थान है, तीसरी साइड में इसका दिया गया है वर्ष किसमें आयोजित हुआ, शासक कौन रहा और अध्यक्ष उसका कौन रहा। सभी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ज्यादातर क्वेश्चंस बनता, पहली बौद्ध संगीति कहां आयोजित हुई, राजगृह में आयोजित हुई, किस वर्ष में हुई, 483 ईसा पूर्व में हुई, शासक कौन सा था, अजात शत्रु था हर्यक वंश का, पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन रहा, तो महाकश्यप इसके पहले अध्यक्ष रहे। तो ये चारों फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई सन 483 ईसा पूर्व, शासक अजातशत्रु और अध्यक्ष महाकश्यप रहे। द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर बात आती है, वैशाली में होती है, 100 वर्ष बाद होती है, 383 ईसा पूर्व में होती है, कालाशोक के शासनकाल में होती है। शिशुनाग वंश का यह शासक रहा है कालाशोक और साबकामी इसका अध्यक्ष होता है द्वितीय बौद्ध संगीति का। तीसरी बौद्ध संगीति की अगर बात करते हैं मित्रों, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ है, 250 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। अशोक के टाइम हुआ, यानी मौर्य वंश का यह शासक होता है अशोक, और मोगलीपुरुष तिष्य जो है इसके अध्यक्ष रहे हैं। तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मोगलीपुरुष तिष्य रहा है, बात याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अगर बात आती है, कुंडलवन में हुआ, कुंडलवन यानी कश्मीर,
और यह पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। कनिष्क यानी कुषाण वंश का शासक रहा है कनिष्क, उसके टाइम पे हुआ है और वासुमित्र इसके जो है अध्यक्ष बताए जाते हैं। तो ये तो बौद्ध संगीतियां हो गई। अब बौद्ध संगीति के बाद कुछ जो है स्रोत हैं, उसके लेखक हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे एक साइड में स्रोत दिया गया, दूसरी साइड में उसका विवरण दिया गया। अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है, इसके लेखक पाणिनि है। इसमें 40 जनपदों का वर्णन मिलता है मित्रों। अष्टाध्यायी में 40 जनपदों का उल्लेख है। और धार्मिक साहित्य जो बौद्ध और जैन से संबंधित है, इसमें बौद्ध साहित्य के अनुसार अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख है और जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो यानी धार्मिक साहित्य में जो बौद्ध और जैन के हैं, चाहे भगवती सूत्र की बात हो 16 महाजनपद कबूलते हैं, और अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का है उसमें भी 16 महाजनपद का उल्लेख हुआ है। यानी ये तथ्य एकदम फैक्ट्स हैं, सही है। अब आगे चला जाए, महाजनपद काल की बात कर लेते हैं। महाजनपद काल तो उनकी राजधानियां क्या रही, यह देखना बहुत जरूरी हो जाता है। महाजनपद काल में किसकी राजधानी क्या रही। जैसे आप जानते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से रहे। तो महाजनपद में पहला महाजनपद मगध आया। मगध गिरिवज्र या राजगृह या पाटलिपुत्र इसकी राजधानी रही। दूसरे नंबर पे काशी महाजनपद आता है, वाराणसी इसकी राजधानी रही। तीसरे नंबर पे वत्स महाजनपद आता है, कौशांबी इसकी राजधानी रही। चौथे नंबर पे अंग आता है, चंपा इसकी राजधानी रही। और पांचवें नंबर पे कौशल आता है, कौशल श्रावस्ती अयोध्या या साकेत इसकी राजधानी रही है मित्रों। छठवें नंबर पे वज्जी महाजनपद का नाम आता है, विदेह व मिथिला इसका राजधानी रहा है। और जब मल्ल राजवंश की बात आती है, कुशीनारा व पावा इसकी राजधानी रही है। आठवां महाजनपद होता है कंबोज, राजपुर हाटक इसकी राजधानी रही है। और गांधार की अगर बात आती है, तक्षशिला इसकी राजधानी रही है। 10वें महाजनपद की अगर बात करते हैं, सूरसेन महाजनपद का नाम होता है, इसकी राजधानी मथुरा होती है मित्रों। और 11वें महाजनपद की बात आती है, अस्मक ये पोटन या फिर पोटली इसकी राजधानी रही है। 12वें नंबर पे जो महाजनपद आता है उसका नाम अवंती होता है, अवंती। उत्तरी अवंती उज्जैनी इसकी राजधानी रही है और दक्षिणी अवंती इसकी माहिष्मती राजधानी रही है। आप सब माहिष्मती का नाम खूब सुने होंगे फिल्मों में। मत्स्य की बात आती है, मत्स्य प्रदेश है, महाजनपद काल है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर रही है। और कुरु की अगर बात आती है, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी रही है। अगर चेंदी की बात करते हैं, शक्तिमती या फिर सोथीवती इसकी राजधानी रही है। और पांचाल की अगर बात करते हैं तो उत्तरी पांचाल अहिछत्र राजधानी रही और दक्षिणी पांचाल कांपिल्य इसकी राजधानी रही है। तो यही 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन साहित्य में भगवती सूत्र में है और बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यही 16 महाजनपद है, उनकी राजधानियां यही है। अब कुछ राजवंश हैं जिनके संस्थापक और जिनकी राजधानी आपको परीक्षक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना है। जैसे एक साइड में राजवंश दिया गया, दूसरी साइड में संस्थापक का नाम दिया गया, तीसरी साइड में राजधानी का नाम दिया गया है। मौर्य वंश की बात करते हैं, चंद्रगुप्त इसके संस्थापक होते हैं, पाटलिपुत्र यहां की राजधानी होती है। शिशुनाग वंश की अगर बात करते हैं, शिशुनाग इसका संस्थापक होता है और वैशाली इसकी राजधानी होती है। नंद वंश की बात करते हैं, महापद्म नंद इसके संस्थापक होते हैं और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी होती है। आप शुंग वंश की बात करते हैं, पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक होते हैं और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनती है। हर्यक वंश की बात आती है, बिंबसार इसके संस्थापक होते हैं और राजगृह इसकी राजधानी होती है। सातवाहन वंश की बात करते हैं, सिमोक इसके संस्थापक होते हैं और प्रतिष्ठान इसकी राजधानी बनती है। कर्ण वंश की अगर बात करते हैं, वासुदेव इसके जो है संस्थापक होते हैं और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। और कुषाण वंश की बात करते हैं, कुज्जुल कंडफिसस इसके संस्थापक होते हैं और पुरुषपुर इसकी राजधानी होती है। बात गुप्त वंश की करते हैं, गुप्त वंश की अगर बात करते हैं, तोरमाड़ इसके संस्थापक होते हैं और सियालकोट इसकी राजधानी बनती है मित्रों। और जब वर्धन वंश की बात करते हैं, पुष्यभूत इसके जो है संस्थापक होते हैं और थानेश्वर इसकी राजधानी बनती है। पांड्य वंश की अगर बात करते हैं, नेडियोन इसके संस्थापक होते हैं और मदुरई इसकी राजधानी बनती है। चोल वंश की अगर बात करते हैं, विजयालय इसके संस्थापक होते हैं और तंजौर इसकी राजधानी बनती है मित्रों। पल्लव वंश की अगर बात करते हैं, सिंहवर्मन चतुर्थ इसके संस्थापक होते हैं और कांचीपुरम इनकी राजधानी होती है। और राष्ट्रकूट वंश की बात करते हैं, दंतिदुर्ग इसके संस्थापक होते हैं और मान्यखेत इनकी राजधानी बनती है। और आगे चलें, चालुक्य वंश की बात करते हैं, कल्याणी
तैलप सेकंड इसके संस्थापक होते हैं, मान्यखेत या फिर कल्याणी इसकी राजधानी होती है। चालुक्य वंश बादामी वाली अगर बात करते हैं, जयसिंह प्रथम इसके संस्थापक होते हैं, वातापी इसकी राजधानी बनती है। चालुक्य वेगी की अगर बात करते हैं, विष्णुवर्धन इसके संस्थापक होते हैं, वेगी इसकी राजधानी बनती है। और होयसल वंश की अगर बात करते हैं, विष्णुवर्धन इसके संस्थापक होते हैं और द्वार समुद्र जो है या द्वार समुद्र इसकी राजधानी बनती है। यादव यश की बात आती है, यादव वंश बिल्लभ 5 इसके संस्थापक होते हैं और देवगिरी इनकी राजधानी होती है। कादम्ब वंश की अगर बात करते हैं, मयूर शर्मा इसके संस्थापक होते हैं और वनवासी इसकी राजधानी होती है। और काकतीय वंश की अगर बात करते हैं, बीटा प्रथम इसके संस्थापक होते हैं और आमकोंड जो है इसकी राजधानी बनती है। गंग वंश की हम बात करते हैं, गंग वंश तो वज्रहस्त पंचम इसके संस्थापक होते हैं और कोवलाल या फिर तलकाल इसके जो है राजधानी बनती है। पाल वंश की बात आती है, गोपाल इसके संस्थापक होते हैं और मुंगेर इसकी राजधानी बनती है। सेन वंश की अगर बात करते हैं, सामंत सेन इसके संस्थापक होते हैं और लख नैती इसकी राजधानी बनती है। वर्मन वंश की बात करते हैं, कामरूप तो पुष्य वर्मन जो है इसके संस्थापक होते हैं और प्रयाग ज्योतिषपुर इसकी राजधानी बनती है। गुर्जर प्रतिहार की अगर बात करते हैं, नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक होते हैं, कन्नौज इसकी राजधानी बनती है। और गहड़वाल वंश की अगर बात आती है तो चंद्रदेव इसके संस्थापक होते हैं, कन्नौज इसकी राजधानी बनती है। चौहान वंश की बात आती है, वासुदेव इसके संस्थापक होते हैं और अजमेर इसकी राजधानी बनती है। परमार वंश की अगर बात करते हैं, उपेंद्र इसके संस्थापक होते हैं और धारा नगरी इसकी जो है राजधानी बनती है। हम चंदेल वंश की बात करते हैं, ननकू इसके संस्थापक होते हैं और खजुराहो इसकी जो है राजधानी बनती है। सोलंकी वंश की अगर बात आती है, मूलराज इसके संस्थापक होते हैं और अनहिलवाड़ जो है इसके जो है राजधानी बन जाती है। कुलचुरी वंश की अगर बात करते हैं, कोक्कल इसके संस्थापक होते हैं और त्रिपुरी राजधानी बनती है। गुलाम वंश की बात आती है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक होते हैं, दिल्ली राजधानी बनती है। और शाल्लू वंश की बात आती है, नरसिंह इसके संस्थापक होते हैं और विजयनगर इसकी राजधानी बनती है। तुगलक वंश की बात आती है, गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक होता है और दिल्ली इसकी राजधानी बनती है। सैयद वंश की बात आती है, खिज्र खां इसके संस्थापक होते हैं और दिल्ली इसकी राजधानी होती है। लोधी वंश की बात आती है, बहलोल लोधी इसके संस्थापक होते हैं, दिल्ली राजधानी बनती है। संगम वंश की बात करते हैं, हरिहर और बुक्का राय इसके संस्थापक होते हैं और विजयनगर इसकी राजधानी बनती है। मित्रों आप खिल्ली वंश की बात कर लो, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक होते हैं, दिल्ली राजधानी बनती है। तुल्लो वंश की अगर बात आती है, वीर नरसिंह जो है इसके संस्थापक होते हैं और विजयनगर राजधानी बनती है। आरवीडू वंश की अगर बात आती है, तिरुमल इसके संस्थापक होते हैं और पेन्नू कोंडा इसकी राजधानी बनती है। और बहमनी वंश की बात आती है, बहमनी वंश तो हसन गंगू इसके संस्थापक होते हैं और गुलबर्गा यानी बीदर इसकी राजधानी बनती है। आदिल शाही वंश की बात आती है, आदिल शाह इसके संस्थापक होते हैं, बीजापुर राजधानी बनती है। और निजाम शाही की बात आती है, मलिक अहमद इसके संस्थापक होते हैं और अहमदनगर इसकी राजधानी बन जाती है। मुगल वंश की बात आती है, बाबर इसके संस्थापक होते हैं और दिल्ली और आगरा इसकी राजधानियां बनती हैं। भोसले वंश की बात करते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज इसके संस्थापक होते हैं, रायगढ़ राजधानी होती है। ये तो कुछ खास खास वंश रहे, उनके संस्थापक और उनकी राजधानियों के बारे में आपने देखा। अब भारत में एक सबसे बड़ी पार्टी एस्टेब्लिश होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, जिसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। वर्तमान में आप जानते हैं उसके अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी सर्वे सर्वा हैं, उसके अध्यक्ष वर्तमान में जो है खड़गे साहब हैं। वही वाली आईएनसी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। कांग्रेस के गठन से संबंधित विभिन्न सिद्धांत, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत, प्रतिपादक लाला लाजपत राय रहे, स्रोत यंग इंडिया रहा। षड्यंत्र सिद्धांत आती है, प्रतिपादक आरपी दत्त साहब होते हैं। और लाइटनिंग कंडक्टर सिद्धांत, इसके प्रतिपादक गोपाल कृष्ण गोखले साहब होते हैं। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एस्टेब्लिश करने में, उसको सुधारने में जो कुछ खास खास तवज्जो दिए गए, उनमें कौन कौन से कैसे कैसे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, समय समय से आते रहे। और कांग्रेस के गठन के समय आप भी जानते हैं जो वायसराय होते हैं डफरिन होते हैं। कौन होता है? डफरिन होते हैं संस्थापक के टाइम 1885 के टाइम। और डफरिन का कथन होता है, डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोही फैक्ट्री कहा था। क्या कहा था? देशद्रोही फैक्ट्री कहा था। अब उसका टाइम जा रहा था, कांग्रेस का टाइम आ रहा था। कांग्रेस एस्टेब्लिश तो होता है 85 में। पहली जो इसकी
अधिवेशन हो पाता, पहला अधिवेशन ये 86 में होता है, 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नेरोजी के निर्देशन में हो पाता है। नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाता है मित्रों। ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे अधिवेशन होते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं 1939 में। गांधी जी से विवाद हो जाता है इसमें इनका। सुभाष चंद्र बोस उससे पहले हरिपुरा वाले में भी अध्यक्ष रहे हैं, और आयोजन तो अभी भी हो रहा है, समय समय से होता रहेगा। पार्टियों को आगे बढ़ाना है तो उसमें होता रहेगा। परीक्षाओं की दृष्टि से सब तथ्य पूछे जाते हैं, इनको आपको याद रखना है मित्रों। अब ओवरऑल क्लास वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।